अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए गैस पेपर आपको बता रही हूँ बायो का, क्लास 9 जो कि अब आपका पेपर होने वाला है। तो बायो के फर्स्ट यूनिट और 4 यूनिट को मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगी, जो कि मैंने आपको पेयरिंग स्कीम भी बताई और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक मैंने आपको ये बताया यूनिट नंबर 1 और 4 से फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपके क्वेश्चन का बनेगा। अब क्वेश्चन देख लें बेटा। चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पेज नंबर 2 है साइंस की तारीफ। ये आप कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और बेटा इसके बाद आप इधर आ जाएं। अब देखें बायोलॉजी। बायोलॉजी का तारुफ यानी बायोलॉजी से क्या मुराद है, ये आपका आ जाएगा। लफ्ज़ बायोलॉजी किन दो अल्फाज से मखूज़ की गई है, ये आपके पास आ सकता है। इसके अलावा यहाँ से आ जाएगा आपके पास कि बस ये बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी का लफ्ज़ किन दो अल्फाज से मखूज़ किया गया है, उनके मतलब आ जाएंगे बेटा। इसके बाद आपके पास बायोलॉजी की डिवीज़न पहले आप देख लें। अमूमन बच्चे डिवीज़न और शाखों को मैच आपस में जो है वो मिक्स कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। डिवीज़न 3 है सिर्फ, ये बेटा आपने इनकी डेफिनेशन वगैरह तैयार कर लेनी है। उसके बाद बेटा आपके पास है बायो की शाखें, और ये शाखें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं ये बायोलॉजी की। आपने तमाम शाखें अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई सी दो बायोलॉजी की शाखों के दरमियान में मुआवजा आ सकता है, यानी कि फ़र्क आ सकता है, या फिर वो आपको क्या कहते हैं कि बायोलॉजी की शाखों के नाम लिखें और उनमें से किसी 4 की वजाहत करें, ये आपके पास लॉन्ग आ जाता है। यहाँ पर आप बॉक्स में देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तारीफ आ गई आपके पास। नीचे आप आ जाएँ बॉक्स में, तो यहाँ पर पैरासाइट की तारीफ आ गई बेटा। आप इस पेज पर आ जाएँ, पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, बड़े बड़े आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़, आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ बेटा ये करने हैं। उसके बाद आपने बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक़, ये बेटा लॉन्ग में भी आ सकता है और ये बेटा शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में आप के इनमें से कोई 1 या 2 की तारीफ़ें आ सकती हैं, या 2 के आपस में फ़र्क आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में भी आपके पास क्या आ सकता है, बायोफिज़िक्स आ गया, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, बायोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा। इसके बाद बायोलॉजी के मुंसलिक पेशे, ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आते हैं। शॉर्ट में आपके अंदर से कोई भी टॉपिक आ जाएगा, जबकि लॉन्ग में आप को नोट लिखने को कहा जाएगा। बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे कौन कौन से हैं, आप सारे नाम लिखेंगे और इनमें से किसी 4 की वजाहत करें तो आपको इसे 4 जो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार हों, आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें बेटा मेडिसिन और सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशरीज़ भी अमूमन आता है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुरान और बायोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक़ है बेटा, ये एज अ लॉन्ग कभी कभी आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाता है कभी, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ये है कि आपने इसको फोकस बहुत करना है चैप्टर नंबर 1 को। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कहीं से ऐसा कह दूं कि आप ये ना करें और खुदा ना करे वो आ जाए, तो आपकी फिर स्कीम ख़राब हो जाएगी। आगे है मुसलमान साइंसदान, बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप ये तीनों लिखेंगे और शॉर्ट में आ जाएगा तो आपसे कोई एक पूछेंगे। ख़ास तौर पे इनकी किताबों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि जाबिर बिन हैयान की कुतब कौन कौन सी हैं, ठीक है, और इसके साथ ही इसकी किताब कौन सी है, बोली सीना की, ठीक है बेटा। इसके साथ ही अब्दुल मालिक अस्मा की भी किताबें पूछ ली जाती हैं। ये आप अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करके अपने दिमाग में बेटा अच्छे तरीके से बिठा लें। उसके बाद बेटा लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग। ये लेवल जो हैं वो चाहे सब एटॉमिक लेवल है, चाहे मॉलिक्यूलर लेवल है, चाहे आपके पास ऑर्गेनेली और सेल लेवल है, ये कम ही आता है वैसे। आपके पास इसके अलावा आ जाता है आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल, ये बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें आपके पास आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल है बेटा। आर्गन में आपने ये हो गया आपके पास आर्गन लेवल, और आर्गन सिस्टम लेवल जो है
वो आपके पास बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल। ये अमूमन बायोस्फीयर लेवल है, कम्युनिटी लेवल है, पॉपुलेशन लेवल है। बेटा ये अमूमन शॉर्ट में आते हैं, लेकिन कभी कभी लॉन्ग में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वो कहते हैं कि पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल पर नोट लिखने हैं, तो फिर ये आपका एज अ लॉन्ग भी कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा बेटा स्पीशीज़ की तारीफ आ गई आपके पास, यहाँ पर मस्कन की तारीफ यानी हैबिटेट की तारीफ आ गई बेटा। यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 3 किस्म की होती है और जानदारों के निज़ाम बनाने के लिए सेल्स 3 तरह से तरतीब पाते हैं। सेलों की जो तरतीब पाने का अमल है ना, वो बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। वो 3 तरह की है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ आपने बेटा यूनिसेलुलर की हेडिंग बनानी है। ये आपके पास शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ये आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से आ सकता है। इसमें वॉलबॉक्स की एग्जांपल आपसे ये सवाल भी आ सकता है कि वॉलबॉक्स क्या है। ठीक है बेटा, वॉलबॉक्स क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास एज अ लॉन्ग आ जाए ना, लॉन्ग कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर नोट लिखें, तो बेटा उसके साथ साथ आपने ये 2 एग्जाम्पल, सरसों का पौधा मस्टर्ड प्लांट और आपने मेंढक यानी फ्रॉग, इसके ऊपर पूरा नोट लिखना है बाकायदा। इसके साथ ही बेटा इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ जाते हैं। एक आ जाता है कि सरसों का पौधे का साइंसी नाम, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। दूसरा आ जाता है पौधे के जिस्म के इस्तेमाल, पौधे के जिस्म को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, ये आ जाता है कि बीज से हम तेल निकालते हैं और इसके जिस्म को हम सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पर इसके एक हो गए वेजिटेटिव ऑर्गन्स, दूसरे हो गए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, यानी सेलुलर जानदारों के जिस्म के ऑर्गेनिजम्स को हम इसके काम के लिहाज से कितनी इकसाम में तकसीम करते हैं। किसको, सरसों के पौधे को, उसके काम के लिहाज से कितनी इकसाम में तकसीम करते हैं बेटा, पौधे के जिस्म को। ठीक है, पौधे के जिस्म के ऑर्गन्स को, सवाल को समझिएगा, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा वेजिटेटिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और वेजिटेटिव ऑर्गन्स, यानी कि बल्कि सॉरी बेटा ये लगा लें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो हैं जिसमें जड़, तना, पत्ते वगैरह शामिल हैं बेटा, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो हैं जो हमारा सेक्सुअल फूल का सेक्सुअल पार्ट है और इसमें फल और बीज, ठीक है ना, ये शामिल है। इसके अलावा बेटा साइंसी नाम आ जाता है मेंढक का, राना टिकराना, और इसका सिस्टम वगैरह पूछ लिया जाता है किससे मुशाबिह रखता है। ये बेटा चैप्टर नंबर 1 आपके पास क्लोज हो गया, और अब मैं चैप्टर नंबर 4 पहले आपको बताऊंगी ताकि एक आपका जो स्कीम के मुताबिक आपकी जो कम्बिनेशन है ना वो कंप्लीट हो सके। ठीक है बेटा, उसके लिए मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 1 एंड 4 पहले मैं कम्बिनेशन के मुताबिक आपको तमाम चीज़ें बताऊंगी बेटा, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर को स्कीम के मुताबिक तैयार कर सकें। जी बेटा, आ गया चैप्टर नंबर 4। बेटा चैप्टर नंबर 4 में एक तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है, ये तारीफ आ गई बेटा। इसके अलावा माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आ गया। माइक्रोस्कोप कैसी है, ये एक सादा सी ट्यूब है, माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन आ गई, ठीक है, और इसकी मैग्नीफिकेशन क्या है 3x से 9x होती है। इसके बाद बेटा माइक्रोस्कोपी की इस्तिलाहात आ गई, 2 इस्तिलाहात हैं, एक है मैग्नीफिकेशन और दूसरी है रेजोल्यूशन। आपने मैग्नीफिकेशन की, ये एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ गया, इस्तिलाहात कौन सी हैं, 2 हो गई, और फिर साथ ही मैग्नीफिकेशन की तारीफ आ गई आपके पास बेटा यहाँ तक। रेजोल्यूशन ये रिजॉल्विंग पावर की तारीफ आ गई बेटा, ठीक है, और ये वो कम से कम फासला है जब हम मौजूद अशिया के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकें, यानी उनको अलग अलग देख सकें। यहाँ तक रेजोल्यूशन आ गई बेटा। एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंसानी आँख की रेजोल्यूशन, तो आपने ये यहीं से आंसर लिखना है, ठीक है, कि कम अज़ कम 0.1 mm है, इसे आँख की रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर हम 2 अशिया के दरमियान 0.05 mm कर दें, फासला कर दें, तो हमारी आँख इन 2 अलग अलग अशिया के तौर पर तमीज़ नहीं कर सकती, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप बता सकते हैं कि इसको मैग्नीफिकेशन और
रेजोल्यूशन पावर को लेंस की मदद से बढ़ाया जा सकता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा माइक्रोस्कोपी कितनी तरह की है, इकसाम कितनी है, 2 हैं बेटा, ठीक है, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की इकसाम आ गई बेटा ये आपके पास। इसके साथ ही आप देखें लाइट माइक्रोस्कोप, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान फ़र्क, ठीक है बेटा। तो लाइट माइक्रोस्कोप के दरमियान और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान फ़र्क जब आप बताएंगे तो सबसे पहले तो आपने नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट्स करके आप इनको बता देंगे। जैसे नंबर 1 पॉइंट ये आ गया, नंबर 2 पॉइंट ये आ गया, इसमें शीशे के बने 2 लेंस होते हैं। नंबर 3 पॉइंट ये आ गया कि एक लेंस जो है नमूने के जिसामत में बड़ा हुआ अक्स बनाता है और दूसरा अक्स जो है वो मज़ीद बड़ा करता है और देखने वाले की आंख पर फोटोग्राफिक प्लेट पर फोकस कर देता है। और नंबर 3 पॉइंट इसका ये आ गया कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए ली जाने वाली फ़ोटोग्राफ माइक्रोग्राफ कहलाती है। अंडरलाइन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन फिर बन गया, ठीक है, कि माइक्रोग्राफ की तारीफ बता दें। इसके साथ ही लाइट माइक्रोस्कोप की बेटा धुंधलाहट पैदा किए बगैर ये कितने गुना बड़ा करके दिखा सकता है, तो ये MCQs के तौर पे भी आ जाता है और आपने पॉइंट नंबर 4 भी इसको बना लेना है। इसकी मैग्नीफिकेशन नंबर 5 कर लें, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 1500, यानी कि इसके साथ ही कर लें कि इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 1500x है, यानी किसी भी चीज़ की जिसामत को 1500 गुना बड़ा करके दिखा देता है। फिर आपने नंबर 5 पे इसका पॉइंट बना लेना है कि इसकी रेजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर है और इसे यानी कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 mm, ठीक है, लिखा जाता है। दूसरे अल्फाज में, ये दूसरे अल्फाज में छोड़ दें, बस इतना काम कर लें इसका नंबर 5 का। और बस बेटा ये इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। इतना कर लें कि लाइट माइक्रोस्कोप अंदरूनी साथ की तफसीलात नहीं दिखा सकती। ये नंबर 6 हो गया। ये आप नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरह करके बेटा 6 पॉइंट जो है वो एक साइड भी डाल सकते हैं जब आपको फ़र्क दिखाना हो, ठीक है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आ जाएँ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जदीद तरीन किस्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी तरीके से आप नंबर 1 नंबर 2 कर लें। इसे नमूना और लेंस एक खलाई चैम्बर में रखे जाते हैं। नंबर 2 नमूने में से इलेक्ट्रॉन की एक शुआ गुजारी जाती है। नंबर 3 इलेक्ट्रॉन नमूने में से गुजर कर या इससे मुनक्किस होकर अक्स बनाते हैं। और नंबर 4 बरकी मकनातीसी लेंस अक्स को बड़ा करके स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पर फोकस करते हैं। नंबर 5 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज़्यादा है। जदीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.2 नैनोमीटर जितनी छोटी अशिया भी वाज़ेह दिखा सकता है, यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1000 ये कह लें बल्कि 10 लाख मिलीमीटर, ठीक है बेटा, 10 लाख मिलीमीटर। अब इसको आपने फोकस करना है, इसको और इधर से इसको। ये माइक्रोमीटर के बारे में भी पूछा जा सकता है MCQs में, वो आप ध्यान से तैयार करें। और ये नैनोमीटर के बारे में, अगर नैनो हो तो 6 जीरो लगाने हैं और अगर आपके पास माइक्रो हो तो आपने 3 जीरो नीचे लगाने हैं, ठीक है, ये आप देख लें। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि इसकी 2 तरह की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। इकसाम आ गई बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी इकसाम है बेटा, 2 इकसाम है। नंबर 1 ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बेटा नंबर 2 आपके पास आ गया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा, 2 एग्ज़ाम आ गई। अब आप ये जहन में रख लेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से इलेक्ट्रॉन जो है ना नमूने के अंदर से गुजर, ट्रांसमिशन यानी ट्रांसफ़र कर जाते हैं, अंदर से गुजर जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो अंदरूनी साख्त का जो है वो तफसील से देखने के लिए इस्तेमाल होंगे। जबकि स्कैनिंग करें तो स्कैन करना मतलब कि ऊपरी सतह पर, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है ना सतहों से मुनक्किस हो जाएंगे और अंदर से नहीं गुजरेंगे और मेटल की ना तय चढ़ाई गई होगी और ये माइक्रोस्कोप सेल की सतहों की साख्त दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सतहों की साख्त, सतह की साख्त के लिए स्कैनिंग और अंदरूनी साख्त के लिए आपके पास कौन सी है बेटा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आगे बेटा आ जाए, सेल थ्योरी की तारीख है, ये बेटा अमूमन MCQs वगैरह में भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें से आपने एक तो पहली मरतबा सेल को किसने बयान किया, ठीक है, यहाँ से लेकर, और इसी का सवाल एक और आ जाता है सेलुलाई क्या है, ठीक है। तो उसने काश की तरह के ना कार्क लिया था, कार्क लेकर उसकी बारीक काशें बनाई थी, ठीक है, और ख़ुद साख्ता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की। इसके लिए उसने शहद की मक्खियों जैसे छत्ते के अंदर जैसे खाली खाने होते हैं ना, वो उसने देखे थे किसमें, कार्क में। तो हुक ने कार्क में मौजूद इन खानों को ना सेलुलाई का नाम दिया था और उसकी इख्तियार की हुई ये इस तरह हम तक जो है ना वो सेल की सूरत में आई। यहाँ तक ये क्वेश्चन
दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों का आंसर आपके पास आ गया। इसके अलावा ये है आपके पास जिंदा सेल का मुशाहिदा किसने किया, ठीक है। तो चंद ही सालों के बाद हॉलैंड का एक माहिर फितरत था, ठीक है, वो लेवनहुक, उसने जो है ना वो जिंदा सेल्स का मुशाहिदा किया था। और पानी में मौजूद जिंदा सेल्स को अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे किसने देखा, ठीक है, इसी ने देखा। और इसने जो है ना इनको एनी मॉलिक्यूल्स का नाम दिया। एनी मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है आपको कि क्या है, ठीक है बेटा। इसके साथ ही आपने ये देख लेना है कि यहाँ से क्वेश्चन बचेगा कि न्यूक्लियस किसने दरियाफ्त किया, सेल में न्यूक्लियस किसने दरियाफ्त किया, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद ये है कि सेल थ्योरी का पहला बयान किसने जारी किया, ये बेटा यहाँ से लेकर आ जाएगा। उसने कहा था कि तमाम पौधे ऐसे इनफरादी सेल्स का मजमूआ है जो कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। इसके बाद बेटा जानवरों के टिश्यूज़ में इनफरादी सेल्स के बने होते हैं, जानवर के टिश्यू भी, ये किसने बताया था बेटा, ये आपने यहाँ से इसका निशान लगा लेना, ठीक है, यहाँ तक। और सेल थ्योरी की इब्तदाई शक्ल किसने पेश की, ये सवाल आता है शील्डन और शवान ने, ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इसके अलावा सेल थ्योरी में एक अहम इजाफा पेश किया गया था, ठीक है, वो किसने किया था, वो बेटा जर्मन तबीब था रुडोल्फ विर्चू 1855 में। बेटा उसने कहा था कि तमाम जिंदा सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। और 1862 में लॉइस पास्चर ने इस ख्याल का तजुर्बाती सबूत फराहम किया था। इसके अलावा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सेल थ्योरी के अहम नकात, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये 3 अहम नुकात हैं बेटा इसमें। फिर सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो बेटा सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स कौन से होते हैं जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती, जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती उनको हम सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल कहते हैं। बेटा इनकी एग्जांपल अगर पूछें तो आपने 3 वायरसेस, प्रायॉन्स और वायराइड्स, आपने ये 3 एग्जांपल इसकी दे देनी है, ठीक है बेटा। ये आपने एक शॉर्ट नोट याद कर लेना, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा सेल वॉल की तरफ अगर हम आ जाएं तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अमूमन आता है, लेकिन इसके अंदर से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चन को हेडिंग के ज़रिए करेंगे सॉल्व, तो इंशाल्लाह हमारे शॉर्ट भी आ जाएंगे। सबसे पहले आ गया बेटा कि ये किन में पाई जाती है, ठीक है ना, सेल वॉल किन जानदारों में पाई जाती है। ये बेटा यहाँ से आप कर लेंगे कि तमाम जानदारों के सेल्स के गिर्द सेल वॉल नहीं होती, मसलन जानवर और जानवरों के तरह के प्रोटिस्ट, लेकिन सेल वॉल पौधे, फंजाई, प्रोक्रियोट्स और पौधों की तरह के प्रोटिस्ट में सेल का बेजान हिस्सा और सख्त हिस्सा है जो कि सेल मेम्ब्रेन की बैरूनी तरफ पाया जाता है। इसके बाद इसका बेटा काम आ जाता है, ये आप लिख लेंगे फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। इसके बाद बेटा केमिकल्स आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। तो आपने केमिकल्स को ध्यान से करना है कि इसमें केमिकल एक तो बेटा है सेलुलोज, एक बेटा है लेग्निन, ठीक है बेटा, एक है काइटिन और एक है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये 4 आपके केमिकल्स हैं। क्या हैं बेटा, ये सेल वॉल में पाए जाने वाले 4 केमिकल्स हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, इन दोनों के दरमियान फ़र्क। तो प्राइमरी सेल वॉल ये हो गया बेटा आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक कि इसमें सेलुलोज की केमिकल ज़्यादा पाया जाता है, और सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ से लेकर और बेटा यहाँ तक इसमें ज़्यादातर लेग्निन और दूसरे केमिकल्स पाए जाते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, यह बेटा साथ साथ यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने प्लाज्मोडेस्माटा लिखना है। बेटा फंजाई और बहुत से प्रोटिस्ट में सेल वॉल कैसी होती है, ठीक है ना, सेल वॉल मौजूद होती है लेकिन इसमें सेलुलोज नहीं होता। इसकी सेल वॉल में कई तरह के केमिकल, फंजाई के अंदर काइटिन, प्रोक्रियोट्स की सेल वॉल में एक केमिकल पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। अब क्वेश्चन एक और आ जाता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन की तारीफ, ठीक है बेटा। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है बेटा, ये अमाइनो एसिड और शुगर का बना हुआ है एक पेचीदा मालिक्यूल है बेटा। ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको याद करना है पेप्टाइडोग्लाइकन को।
यही बेटा अगर आप ये तमाम के तमाम मेरे लगाए हुए निशान, ये शॉर्ट क्वेश्चन बताए हुए अगर आप याद कर लेते हो और इनको हेडिंग के साथ आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन करें आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला। आगे देखें बेटा, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले आपने सेल मेम्ब्रेन की तारीफ करनी है, ठीक है बेटा। फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ ही आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बतानी है कि सेमी परमिएबल जो है वो सिर्फ चंद मालिक्यूल्स को ही गुजरने की अपने अंदर से इजाज़त देती है, जबकि ज़्यादातर सेल्स के अंदर रोक के रखती है, ठीक है। और इस तरह ये सेल की अंदरूनी कीमियाई साख को बरकरार रखती है। यहाँ तक बेटा सेमी परमिएबल की हो गई, उसका फेल हो गया सेल मेम्ब्रेन का। तो इसका जो अहम फेल वो है वो ये है कि पहले आप ये वाले लिखेंगे कि ये सेल की अंदरूनी साख को बरकरार रखती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल से आने वाले कीमियाई पैगामात को भी वसूल करती है और दूसरे सेल्स की शनाख्त भी करती है। 3 है, नंबर 1 सेल का फेल ये है, नंबर 2 सेल का फेल ये है और नंबर 3 सेल का फेल ये है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपने इसका लिखना है कि सेल की जो है ना वो बुनियादी तौर पर सेल किस चीज़ की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई है बेटा, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और इस पर थोड़ी सी मकदार कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है बेटा, ये आपने बता देनी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन के ना मुआयने के लिए मुआयना किया गया और फिर इसके बाद एक मॉडल बनाया गया सेल मेम्ब्रेन का जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अच्छा, इस में अमूमन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, शॉर्ट में आ जाता है आमतौर पर और लॉन्ग में भी। लॉन्ग में तो सेल मेम्ब्रेन पर एक नोट आ जाएगा, तब आप हेडिंग के ज़रिए लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट में जो है ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ जाता है बेटा अमूमन। और इस मॉडल के मुताबिक ना आप इस तरह रखें अपने जहन में, जैसे एक आपने कस्टर्ड बनाया है और कस्टर्ड के ऊपर किशमिश लगाई है और उसके बाद आपने जो नारियल जो है वो कद्दूकश करके और आपने उसके ऊपर थोड़ा सा यानी कि बिखेर दिया। तो आप देखेंगे कस्टर्ड जो है ना, फ़र्ज़ करें आप ये लिपिड की दोहरी तह है, कस्टर्ड क्या है, लिपिड की दोहरी तह है। और जो आपने किशमिश के ऊपर लगाए हैं ना, किशमिश आपने दाने लगाए हैं, वो समझे प्रोटीन के मालिक्यूल हैं जो उसमें धंसे हुए हैं। और बेटा जो आपने उसके ऊपर जो नारियल कद्दूकश करके डाला ना, तो वो समझ लें कि आप थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट की मिकदार भी सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन और लिपिड्स दोनों के साथ लगी हुई है। देखिए वो कस्टर्ड पे भी गिरेगी और वो किशमिश पे भी गिरेगा ना, तो समझिए प्रोटीन के साथ भी लगी हुई है और लिपिड के साथ भी लगी हुई है, ठीक है बेटा। और ये जो लिपिड की दोहरी तह है ना, ये करती क्या, इसका काम क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन के मायापन और लचक का बाइस बनती है, ठीक है बेटा। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होंगे उनके अंदर दोहरी तह के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से आप जब इसको हेडिंग के साथ लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन याद करेंगे, उसके बाद इसको हेडिंग के साथ लॉन्ग क्वेश्चन बना देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आना है 4 से, आप जहन में रखो लॉन्ग क्वेश्चन 4 से बी पार्ट बनना है 4 नंबर का। अगर आपने कॉम्बिनेशन 1 और 4 करना है तो मैंने 1 और 4 ही अभी आपको बता रही हूँ। उसके बाद साइटोप्लाज्म बेटा, साइटोप्लाज्म पर नोट आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोप्लाज्म की इसी तरह डेफिनेशन आप करेंगे साइटोप्लाज्म की, उसके बाद आप बता देंगे इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं। इसी तरीके से बेटा इसका अफ़ाल, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिज्म को अफ़ाल सर अंजाम देने के लिए जगह फराहम करते हैं, इसका फेल है आ गया, काम आ गया, ठीक है। और बहुत से नंबर 1 तो ये जगह फराहम करते हैं, नंबर 2 कई बायोकेमिकल रिएक्शन इसके अंदर होते हैं, मसलन इसकी एग्जांपल आ गई ग्लाइकोलाइसिस के केमिकल रिएक्शन वगैरह जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। साइटोस्केलेटन बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपने जो जहन में रखना है वो ट्यूब्यूल्स रखनी है, 2 तरह की है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट का एक ये जाल है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन की बनी होती हैं बेटा, ट्यूब्यूलन प्रोटीन की, ये आपने जहन में रखना है। और ये सेल्स की शक्ल को बरकरार रखते हैं और सीलिया और फ्लैजेला की साख्त का बड़ा हिस्सा होते हैं। जबकि माइक्रोफिलामेंट बेटा एक्टिन पर, प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत बारीक होती हैं और ये सेल को अपनी शक्ल तब्दील करने में मदद देती हैं। बेटा ये आपके पास ना फ़र्क भी आ सकता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान फ़र्क, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आपने फिर उसी तरीके से हेडिंग के ज़रिए शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। पहले तो आप बताएंगे कि न्यूक्लियस जो है ना यूकैरियोटिक सेल में एक नुमाया न्यूक्लियस होता है, जानवर के सेल में तो ये दरमियान में पाया जाता है, लेकिन पौधों के सेल
बालिग सेल में ये एक बड़ा मरकजी वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस एक जानिब धकेल दिया जाता है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा तारुफ जिसका बता देना है। उसके बाद बेटा न्यूक्लियर इन्वेलप की आपने हेडिंग लगानी है। आपने ये लिखना है न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ जिस न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप में। फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद आप इसमें हेडिंग लगा लें न्यूक्लियोपोर। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप में कई छोटे छोटे सुराख होते हैं जो उसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर से एक दानेदार सियाल मादा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माया होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की हेडिंग आ गई बेटा। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फिर एक और हेडिंग आ गई न्यूक्लियाई। आप कहें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो, ठीक है, न्यूक्लियोलाई वाहिद न्यूक्लियोलस होते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन मजीद बन जाता है। एक गहरे रंग का इलाका है, यहाँ राइबोसोम्स का आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए बनता है और राइबोसोम को तैयार करता है। ठीक है, क्रोमोसोम एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। वो कहेंगे सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नजर आते हैं, जबकि इंटरफेस के दौरान यानी सब डिवीजन नहीं हो रही होती। जब डिवीजन नहीं हो रही थी तो ये बारीक धागे नुमा साख्तों की शक्ल में होते हैं जिन्हें क्रोमाटिन कहते हैं। अब आपके पास फ़र्क आ जाता है, ठीक है, किसमें, क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिन में। ये फ़र्क आ जाता है बेटे। यहाँ से क्रोमाटिन हो गया, ये आपको मैंने क्रोमोसोम बता दिया। ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ से लेकर नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ तक। और क्रोमाटिन इंटरफेस के दौरान यानी जब सब डिवीजन नहीं हो रही थी तब हमारा क्रोमाटिन होता है। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, इसकी ये अलग क्वेश्चन हो जाता है। ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ये आप नोट कर लें। ठीक है बेटा, तो यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में बाज़ या न्यूक्लियस नहीं होता, उनका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना होता है। ये एमसीक्यूज़ में स्पेशल आपने तैयार करना है और साइटोप्लाज्म में डूबा होता है। आम रूटीन में याद करें कि यूकैरियोटिक सेल में बाज़ या न्यूक्लियस होगा ना, तो वहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा उसकी साख जो है ना बेटा डीएनए और प्रोटीन की बनी होगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, ऐसे सेल्स जिनमें वाज़ या न्यूक्लियस नहीं होता। जब वाज़ या न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसका क्रोमोसोम ओनली डीएनए का बना होगा बेटा और साइटोप्लाज्म में डूबा हुआ होगा। ये आपने क्लियर कर लेना। ये आप हेडिंग के साथ लिखेंगे बेटा, डायग्राम लाजमी बनाएंगे इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम के बगैर काम नहीं करना आपने, वरना लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर कटेंगे। उसके बाद बेटा राइबोसोम्स है, ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है। अच्छा, राइबोसोम का काम ज़रूर याद रखें। ये राइबोसोम्स क्या है, इनका क्या काम है। राइबोसोम वो जगह है जहाँ प्रोटीन की तैयारी होती है। ठीक है, जहाँ प्रोटीन की तैयारी होती है। प्रोटीन की तैयारी सेल के लिए बहुत अहम होती है और इसलिए तमाम सेल्स में राइबोसोम्स की एक बड़ी तादाद पाई जाती है। और जिस वक्त कोई राइबोसोम्स प्रोटीन की तैयारी में मसरूफ़ नहीं होता तो ये छोटी 2 इकाइयों में यानी सब यूनिट्स में टूट जाता है। उसके बाद बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जब भी आप याद करेंगे ये एज अ शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई से 2 टॉपिक बता दिए जाते हैं। जैसे आप वो कह देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नोट लिखें, तो आपको फिर दोनों पर नोट लिखना होगा। या वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पे नोट लिख दें, या माइटोकॉन्ड्रिया शॉर्ट में आ सकता है बेटा। इसके लिए ये जूते की शक्ल जैसी डायग्राम आपने याद रखनी है। और याद रखने के इसके ये डबल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली क्या है स्मूथ मेम्ब्रेन है और अंदर वाली क्या है बेटा, ये फोल्डिंग में है, उंगली जैसा उभार है इसमें, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं बेटा। ये आपने याद रखना है, ये क्रिस्टी है। अब क्रिस्टी की तारीफ अमूमन आ जाती है तो बच्चे अमूमन भूल जाते हैं। याद रखिए ये जूते की शक्ल और इसके अंदर तयदार जो साख्त हैं, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन जो है वो तयदार उंगली जैसे उभार जो बना रही है ना बेटा, इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी जो है ना इसके अंदरूनी सतह का रकबा बढ़ाते हैं और रिस्पायरेशन के रिएक्शन यहीं पर होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है। और ये बात आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है। जैसे कोई फैक्ट्री होती है ना, उसकी अपनी बिजली होती है, अपनी गैस होती है। इसी तरीके से याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेलीज है जिसके अंदर ऑर्गेनेली है जिसमें अपना डीएनए होगा इसका और अपना राइबोसोम होगा। यह अमूमन एमसीक्यूज में बेटा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा प्लास्टिड पर नोट, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लास्टिड कहाँ पर पाए जाते हैं, ओनली बेटा पौधों के सेल में पाए जाते हैं। इसकी 3 इकसाम आपने याद कर लेनी है बेटा। अच्छा, प्लास्टिड में भी आप ये देखें कि ये भी डबल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई साख्तें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल, आप देखें इसकी 3 इकसाम है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो कहते हैं बेटा सब्ज रंग को, क्रोमो कहते हैं मुख्तलिफ कलर्स को, शौकदार रंगों को, और ल्यूको कहते हैं बे रंग को।
आपने इनके मीनिंग के लिहाज से आपने इनको तैयार करना है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट अगर आपके पास आ जाता है ना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं। थैलाकॉइड क्या होते हैं, ये देखें बेटा, ये आप देख रहे हो ये क्लोरोप्लास्ट की तस्वीर है। इसके देखें बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है ना वो स्मूथ है जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया की थी, ठीक है। और अंदर वाली मेम्ब्रेन यहाँ पर देखें उंगली नुमा उभार बना रहे थे, फिंगर प्रोजेक्शन बना रही थी, तो हम उनको क्रिस्टी कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखें आप, ये गोल गोल थैलियाँ बनाती हैं, इन थैलियों को हम थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड जैसे एक आप समझ लेंगे 2 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का, ठीक है। जब वो सिक्के हम ऊपर नीचे रख देते हैं ना तो एक क्या बन जाता है, ढेर बन जाता है ना। इसी तरह ये थैलियाँ आपस में जब ऊपर नीचे रखी जाती है ना तो ये ढेर बन जाता है। और इस ढेर को हम क्या कहते हैं बेटा जी, तो इस ढेर को हम क्या कहते हैं बेटा, इस ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्रेनम, ठीक है बेटा। ये ग्रेनम हो गया जब ये पूरा ढेर है, ठीक है। इस ढेर को हमने ग्रेनम कहा है। और ये ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट के जिस फ्लूइड के अंदर तैरता है ना बेटा उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट का एक नोट आ गया। क्लोरोप्लास्ट में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इस बात को ध्यान करेंगे और साथ ही आपने बेटा इसकी डायग्राम बनानी है। इसी के साथ बेटा अगर आप देखें तो आगे क्रोमोप्लास्ट के ऊपर आपने बताना है। ये पैराग्राफ आपका क्रोमोप्लास्ट का हो गया और ये बेटा क्लोरोप्लास्ट का हो गया। इस तरीके से ये एक पूरा आपके पास नोट आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी एग्जाम बेटा ये आपके पास लॉन्ग के अंदर आता है, अमूमन शॉर्ट में फ़र्क आ जाता है। गाल्जी अपरेटस बेटा ये भी आपने इम्पोर्टेंट है, ये आपके पास अमूमन शॉर्ट में आता है। इसके अलावा आप देखें, इसके अलावा आप कर लें सेंट्रियोल्स, ठीक है बेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन लॉन्ग है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपके पास क्या आता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान फ़र्क, ठीक है बेटा। ये आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद आप आ जाएं बेटा, ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन शॉर्ट, ठीक है। ये फैसिलिटी डिफ्यूजन, ये बेटा ऑस्मोसिस की तारीफ, ये एज अ शॉर्ट आप कर लें और ये अमूमन आपके शॉर्ट में आएंगी। और ये बेटा एक है यहाँ पर टानिसिटी की तारीफ आ जाती है और इसकी एग्जाम आ जाती हैं इसकी, ठीक है, सोल्यूशन की मिकदार के लिहाज से। तो ये आपकी टानिसिटी में हाइपोटानिक, हाइपोटानिक और आइसोटानिक। हाइपर जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी, हाइपो जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम होगी, और आइसो जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मिकदार बराबर होगी, ठीक है बेटा। इसके बाद आप ये देखें, यहाँ से आप कर लें बेटा ये फिल्ट्रेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है और ये आपने वजाहत और तस्वीर के साथ आपने बनाना होता है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पर आ जाती है, क्या कहते हैं, मिसाल पेश कर दें। 60 डायग्राम आपने बनाना है बच्चे, ठीक है। इसमें आप देखें यहाँ पर आ जाता है सोडियम पोटाशियम पंप, ये आपने डायग्राम के साथ बेटा, ठीक है। ये आपके पास एक लॉन्ग आता है अमूमन, ठीक है। और उसके बाद बेटा एंडोसाइटोसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जाम। एंडोसाइटोसिस 2 एग्जाम में, फैगोसाइटोसिस और पाइनो। फैगो ठोस मटेरियल को निकलना और पाइनो पानी इसके लफ्ज़ से निकला माया मटेरियल को निकलना, ठीक है बेटा। और एक्सोसाइटोसिस क्या है, इसी तरीके से बेटा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के दरमियान फ़र्क आ जाता है। एंडो का मतलब क्या है कि जब अंदर की तरफ, एंडो मीन अंदर की तरफ, जब सेल की मेम्ब्रेन जो है यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ मुड़कर बाहर से मटेरियल को अंदर की तरफ निकलती है ना, तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और एक्सोसाइटोसिस जब अंदर से बेकार मादा जब बाहर की तरफ मुड़कर सेल मेम्ब्रेन और उसको बाहर निकालती है, जो फालतू मादे होते हैं, तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जानवरों के टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सिर्फ इसका भी आ सकता है, जस्ट इसका, ठीक है। यहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू पर नोट आ सकता है बेटा, नोट। इसकी एग्जाम है 1 2 3 4 5, ये आपने साथ इसकी डायग्राम के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा। आगे देखें बेटा, आपके पास आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मसल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और ये आपके पास मसल टिश्यू पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। साथ ही आपने इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। इसके बाद ही बेटा नर्वस टिश्यू आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके टिश्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
ठीक है। इसके बाद पौधों के टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सारा का सारा ये काम कर लेना है। पौधों के टिश्यू को आपने अच्छे तरीके से समझना है। हर तरह की जिसके अंदर भी जो भी आपके मज़ीद डिवीज़न में क्वेश्चन बन रहा है उसको आपने लाजमी तैयार करना है बेटा। ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये हो गई, और आपने साथ ही आपने इन दोनों के MCQs बहुत अच्छे तैयार करने हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आपको समझ लग गई होगी कि हमने तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करनी आनी चाहिए बेटा। जब तैयारी आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया यूनिट नंबर 4 और 1 की, जस्ट 1 और 4 की, या जस्ट आप 3 और 7 की, या जस्ट आप 8 और 9 की तैयारी करके बेटा लॉन्ग एंड शॉर्ट करके आप पासिंग मार्क्स तो आराम से ले सकते हैं। इसके बाद रह गई बात कि आपने अपने ग्रेड को कैसे बढ़ाना है, तो इसके लिए हार्ड वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो बेटा अल्लाह आपका हामी और नासिर, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।